हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से एक मेल बोल रहे हैं या फिर अभी 2-3 दिन से एक मेल आना स्टार्ट हुई है। उसमें बेसिकली उनकी एग्रीगेट टर्नओवर का सिंपल एक मेल आई है। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड कर रही है 5 करोड़ और उसकी कंप्लाइंस आगे चेंज करने को कहेंगे। तो बेसिकली ये जो मेल आ रही है इसका रिप्लाई करना है कि नहीं करना, ये क्यों आ रही है, पॉसिबिलिटी क्यों है, कि क्या पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये हमें मेल डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये बेसिकली अगर हम डेट कैलकुलेट करें तो 4 अगस्त से बेसिकली ये मेल सर्कुलेट होना स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली जो नो रिप्लाई जीएसटी इनका कॉमन ईमेल पोर्टल है, वहाँ से ये ईमेल आ रही है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर बीइंग मोर देन 5 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये डिस्कस कौन सा ईयर कर रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज मोर देन 5 करोड़। अब एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब होता है और प्लस ये मेल का क्या मतलब होता है, तो आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर बेसिकली जो यहाँ कैलकुलेट है उसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन कंप्यूटेड बाय जीएसटी system based on the return filed in form of GSTR 3B by all registration on common PAN। बेसिकली जो लास्ट लाइन है उसका मतलब ये हुआ कि आप सपोज करो 3-4 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हो, जैसे आप हिमाचल में भी कर रहे हो, आप पंजाब में भी कर रहे हो। तो डिफरेंट स्टेट्स में जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि डिफरेंट स्टेट्स में जब मैं ऑपरेट करता हूँ, जैसे मैं हिमाचल में ऑपरेट कर रहा हूँ, पंजाब में कर रहा हूँ, मैं हरियाणा में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो जीएसटी के लिए ये मेरे हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन जब माना जाता है तो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में अगर ये मानते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, हिमाचल की अलग, पंजाब की अलग, हरियाणा की अलग। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब देखी जाएगी तो तीनों स्टेट की कंबाइन देखी जाएगी। द सेम हैज़ टू बी फाउंड टू बी मोर देन 5 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की ये बात कर रहा है। फाइल्ड अप टू 25 जुलाई, तो इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी है दैट इज 25 जुलाई एंड हैज बीन कंसीडर्ड फॉर सेट कंप्यूटेशन। योर अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, जो सेक्शन हमारा क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज बात करता है। तो जो मैथोलॉजी जो है इन्होंने बेसिकली नीचे दिया हुआ है कि टर्नओवर डिक्लेयर इन टेबल 3.1 ए बी सी डी एक्सक्लूड किया हुआ, आगे बताऊंगा क्यों एक्सक्लूड किया है, ई ऑफ द जीएसटीआर बी हैज बीन अकाउंटेड फॉर दिस कंप्यूटेशन। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस एग्रीगेट टर्नओवर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि एग्रीगेट टर्नओवर में एवरी टर्नओवर काउंट होती है। एवरी टर्नओवर मतलब एग्जम्प्ट भी काउंट होती है, नील रेटेड भी होती है, टैक्सेबल भी होती है, और नॉन टैक्सेबल बोलो तो नॉन टैक्सेबल भी होती है। तो सारी टर्नओवर्स उसमें इंक्लूड की जाती हैं जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लगाते हो। तो बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर की यहाँ डेफिनेशन है, ऑल टैक्सेबल साई एग्जम्प्ट। एक्सपोर्ट आपको पता है नील रेटेड होती है या फिर आप बॉन्ड के थ्रू करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई सेम पैन के अंडर अगर आप ऑल ओवर, जैसे हिमाचल में भी रजिस्ट्रेशन है, पंजाब में भी है, बट एक्सक्लूड, अब यहाँ पे पॉइंट देखें, द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी, और इसको एक्सक्लूड करता है। मतलब रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको पता है कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसपे जो टैक्स है ये सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये सर्विस रिसीवर होता है। गुड्स के केस में भी रिवर्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो टैक्स है वो सर्विस रिसीवर को देना पड़ता है, उसको रिवर्स चार्ज बेसिस बोलते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं जिसका टैक्स सर्विस रिसिपिएंट को अंडर रिवर्स चार्ज पे करना होता है, तो उसकी टर्नओवर को हम एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने बोला कि 3D एक्सक्लूड है जीएसटीआर 3B के कॉलम का, तो 3D अगर हम देखते हैं तो इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज की एंट्रियों को आप एक्सक्लूड करते हो, बाकी सभी एंट्रियों को इंक्लूड करते हो, इवन दो नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जाम जीरो रेटेड और टैक्सेबल सप्लाई। और एक और चीज यहां पे बेसिकली एक एक्स्ट्रापोलेशन आपको मैं समझाऊंगा कि उन्होंने टर्नओवर कैलकुलेट का फॉर्मूला एक हल्का सा एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा है, जिस केस में आपकी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं है। अब उसको समझेंगे। If the return of the tax period was due to filed but has not been filed by any GSTN registered under common PAN, मतलब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के किसी एक जीएसटी ने मेरे रिटर्न फाइल नहीं की है, हिमाचल वाले ने कर दी, पंजाब वाले ने कर दी, हरियाणा वाले ने रिटर्न नहीं फाइल की, तो उसकी डिस्कस कर रहा है ये। द टर्नओवर ऑफ दैट पीरियड इज एस्टिमेटेड बाय द एक्सट्रापोलेशन एज अंडर। टर्नओवर डिक्लेयर्ड
divided by number of GSTR 3B filed into number of GSTR liable to be filed। अब इस फॉर्मूले को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। पहली चीज उन्होंने बोली टर्नओवर डिक्लेयर, सपोज कर लो मैंने 5.5 करोड़ की टर्नओवर डिक्लेयर की है। सेकेंड इन्होंने बोला नंबर ऑफ जीएसटी, मैं सपोज कर लो मेरी टोटल 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, GSTR 3B मंथली जाती है, दिस इज मंथली, तो मंथली जाती है तो 3 रजिस्ट्रेशन है तो हर महीने मैं 3 रिटर्न्स भरता हूं, तो साल के अप्रॉक्सीमेट 36 रिटर्न्स होगी। तो मेरा अगर फॉर्मूला बनेगा तो सपोज कर लो 5.5 की एग्री टर्नओवर डिक्लेयर की हुई थी मैंने, हरियाणा की मैंने कुछ जगह 3 महीने की रिटर्न नहीं भरी तो 36 माइनस 3 मैंने 33 रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ 33 रिटर्न्स फाइल की हुई हैं इनटू नंबर ऑफ जीएसटी लाइबल टू, नेचुरली मेरे को 36 रिटर्न जो है वो फाइल करनी थी, तो इस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन होगी। एक राउंड ऑफ एग्जांपल लेते हैं, मैंने तो भाई 4 करोड़ की टर्नओवर डिक्लेयर की है, टोटल 36 बनती थी रिटर्न्स, पर मैंने जो यहाँ पे सॉरी 30 रिटर्न टोटल 36 बनती थी, पर मैंने जो रिटर्न फाइल किया है एक राउंड फिगर ले लेते हैं 24 फाइल की हैं। अब इस केस में मेरी जो एग्रीगेट टर्नओवर है फॉर दिस एक्स्ट्रापोलेशन डायरेक्टली टू, तो यहाँ पे हमारी 6 करोड़ की वो एग्रीगेट, इवन दो मैंने अपनी रिटर्न्स में 4 करोड़ डिक्लेयर किया है, पर वो एक्स्ट्रापोलेशन की कैलकुलेशन की वजह से मेरी टर्नओवर 6 करोड़ ली जाएगी और इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाऊंगा। तो ये बेसिकली इन्होंने बोला है कि इन केस it is brought to your notice that the above turnover will be used for certain validation in the system। अब मैं बताऊंगा कि टर्नओवर को बाइफिकेट इन्होंने 5 करोड़ के ऊपर नीचे का उसका आगे मतलब क्या निकलेगा, such as determining the date of filing of return, computation of late fees, and you also use the same for reporting interest in delay payment based on self assessment basis। अब ये देखिए कि बेसिकली पहले बाइफिकेशन जो जीएसटीएन में थी दैट इज आपकी या तो टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा या 5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा या 1.5 करोड़ से कम है। कोविड पीरियड में बेसिकली एक वो बेसिकली न्यू रिटर्न्स के साथ उन्होंने 5 करोड़ का एक बाइफिकेशन लेके आए थे कि अगर 5 करोड़ के नीचे आप क्वार्टरली जा सकते हैं, वैसे 1.5 करोड़ के अभी करंटली 1.5 था, तो न्यू रिटर्न्स के साथ उन्होंने कहा कि आप 5 करोड़ की हम लेंगे क्वार्टरली के लिए। बट उसमें एक और चीज़ आई कि चलो उन्होंने न्यू रिटर्न्स को डेफर करते गए, जब न्यू रिटर्न्स को डेफर करते गए तो ये 5 करोड़ का बेसिकली फिगर आई कोरोना टाइम में। तो कोरोना टाइम में उन्होंने बोला कि 2 हम बाइफिकेशन कर रहे हैं, 1.5 की बाइफिकेशन की, पर बेसिकली मैं इस तरह 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ से ज़्यादा मैं उसी की बात करूंगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 करोड़ से कम है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस दी, ड्यू डेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड की, इंटरेस्ट भी लगभग काफ़ी डिले रखा और इंटरेस्ट के बाद उन्होंने 9 का रिलैक्सेशन सितंबर तक ड्यू डेट। 5 करोड़ से कम को सिर्फ 15 दिन की रिलैक्सेशन दी स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नॉर्मल पीरियड की तरह फाइल करो। अगर आप 24 जून तक आप फाइल कर दो, किसकी, मार्च, अप्रैल और मई की, मई का 27 डेट थी, अप्रैल और अगर मार्च की बात करूँ तो 24 उन्होंने जून डेट रखी। अगर यहाँ तक फाइल कर देते हो तो रिड्यूस रेट 9% लगेगा, उसके बाद 18% लगेगा। तो मतलब बेसिक जो सारी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही थी वो छोटे सप्लायर्स को दे रही थी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से कम है। अब जो एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से कम है उनको नेचुरली, जिसका 5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है वो एक बड़ा बिजनेसमैन होगा, छोटा तो होगी नहीं, उसने मैन पावर भी रखी होगी, अकाउंटेंट भी रखा होगा, CA भी हो सकता है रखा हो, तो बेसिकली उन्होंने रिलैक्सेशन 5 करोड़ से नीचे वालों को दी। अब क्या हुआ कि जब इसकी ड्यू डेट्स वगैरह सब कुछ बाइफिकेट हो गई, और आपको एक चीज़ और नॉलेज में होगा कि 3B की रिटर्न जो है वो स्टैगर्ड मैनर में जाती है। स्टैगर्ड मैनर में तो उन्होंने कर दिया क्योंकि पोर्टल में जनरली वेट पड़ जाता था 20 लास्ट, अगर 20 जैसे ड्यू डेट होती थी तो उस पर वेट पड़ जाता, उन्होंने स्टैगर कर दिया कि अगर आप 5 करोड़ से स्टेट्स को भी डिवाइड किया, पर जो 5 करोड़ वालों की रिटर्न की डेट रखी वो हमेशा उन्होंने फिक्स रखी 20th, तो 20th उन्होंने डेट फिक्स रखी, बाकी सबका बाइफिकेट कर दिया। तो जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है उस पर कंप्लाइंसेस का बोझ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आपको अपनी टर्नओवर में कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो आप एक्सप्लेन करें। ये नीचे इन्होंने दे दिया कि लीगल नेम कि ऐसा यहाँ पे फाइल किया था, ये डेट थी, स्टेटस कैंसिल रहा, तो ये नीचे कॉलम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कॉलम्स उन्होंने दिए। तो कंप्लेंट आप इस तरह डाल सकते हैं इनकेस आपको लगता है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करे। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ थी। अगर रिटर्न सपोज कर लो यहाँ पे डेट 24 जून कर दी थी उन्होंने 3B, अगर आप मार्च की फाइल कर देते हैं, वैसे ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, उन्होंने बोला 24 जून तक कर दो रिड्यूस डेट में, बाकी अदरवाइज 18% फ्रॉम द बैक ड्यू डेट लगेगा। फॉर एग्जांपल मार्च का ड्यू डेट
क्या थी, क्योंकि उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि अगर 24 जून तक फाइल कर देते हैं तो रिड्यूस रेट लगेगा। तो 24 जून तक अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप 30 जून तक करते हैं, जो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी थी वो बैक डेट से होनी थी, जो अप्रैल की मार्च की एक्चुअल ड्यू डेट क्या थी, 20 अप्रैल। तो अगर आप 24 जून के बाद फाइल करते तो 30 जून को सपोज करो मैंने अपनी रिटर्न फाइल की, जो मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी थी वो होनी थी 20 अप्रैल से बैक डेट से। तो वही एग्जाम्पल का डिस्कस है। तो अगर पॉसिबल रीज़न जो ये मेल आ रही है उसका मैं देखूँ, पहले मुझे लगता है कि एक तो आपने रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं की होगी, सेकेंड रिटर्न फाइल बट इंटरेस्ट शॉर्ट पेड नॉट पेड, जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया कि रिड्यूस रेट था 9%, अगर आप 24 जून के बाद करते हो तो 18% लगना फॉर द वेरी ड्यू डेट। तो लोगों ने, कईयों ने 9 दे दिया, कईयों ने 0 दिया, किसी ने दिया ही नहीं और किसी ने 18%। तो बेसिकली अब ये मेल जिसको कम्युनिकेट हुई है ना, तो उसकी अगर आप 3B खोलें, आप GSTR 1 खोलें या कोई भी रिटर्न खोलें, तो उसमें आप देखेंगे जो ड्यू डेट, अगर आप पेज खोलते तो रिटर्न की ड्यू डेट आपको पोर्टल पे शो हो जाती है। तो वो ड्यू डेट भी ओरिजिनल हो गई हैं, जो कि 5 करोड़ से ऊपर वाले की होनी चाहिए। पर जब आप जिन लोगों की एग्रीगेट टर्नओवर हालांकि ज़्यादा है, पर उनको ये मेल कम्युनिकेट नहीं हुआ, उनकी ड्यू डेट एक्चुअल में अब वो 1.5 करोड़ से जिनकी टर्नओवर कम है वही वाली शो कर रहा है। क्योंकि अगर आप मई जून की बात करें, ये 2018 के 2020 के, उसकी जो ड्यू डेट है 3B की, दैट इज 25 सितंबर फॉर दी पीपल जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। पर अगर हम जून की बात करें जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसकी ड्यू डेट इज सिमिलर, दैट इज 20 जुलाई। तो बेसिकली बाइफरगेट करने के लिए किया है, ताकि जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है प्लस रिटर्न लेट पे पेनल्टी अलग से लगनी है, तो वो पोर्टल ऑटोमेटिकली उठाए। क्योंकि अभी देख रहे हो कुछ लोग GSTR 1 को या 3B को जो लेट फाइल कर रहे हैं उसकी पेनल्टी पोर्टल रॉन्ग कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर पोर्टल रॉन्ग कैलकुलेट कर रहा है, लोग तो वैसे ही नहीं देंगे, क्योंकि पेनल्टी और ऑटोमेटिक उठती है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करने पड़ता है, क्योंकि रिटर्न तो आपकी प्रोविजनली एडमिट होती है। तो होपफुली आप देखोगे आने वाले टाइम में हर किसी की टर्नओवर पोर्टल पे प्रॉपर्ली डिक्लेयर होगी और उसकी ड्यू डेट्स भी प्रॉपर्ली डिक्लेयर होगा, उसी अकॉर्डिंग पेनल्टी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। बाकी इसका बेसिक यही है कि अगर आपको ईमेल कम्युनिकेट हुई है तो ट्राई करें कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर छूट गया तो अगले महीने में उतना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट डाल के आप कर सकते हैं। बाकी थैंक यू गाइस।